Hello friends, welcome to my YouTube channel Happy Fit on Happiness with Yoga। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असल में योग का मतलब क्या है, योग के फायदे क्या हैं और योग को लेकर लोगों के मन में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे योग से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में। जब भी हम बात योग की करते हैं तो हमारे मन में साधु सन्यासी और गेरुआ कलर के कपड़े पहने बाबा की तस्वीर आने लगती है। इनफैक्ट कुछ लोग तो योग को बस साधु सन्यासियों का काम समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग को कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें अपने सभी काम छोड़कर सिर्फ योग ही करना है। योग को ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी का पार्ट बनाना है, जिससे हमें कभी बड़ी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। योग सिर्फ बीमार लोगों को नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों को भी करना चाहिए, जिससे हम आगे स्वस्थ बने रहें, क्योंकि आज के वातावरण को देखते हुए स्वस्थ रहना सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं योग के एक्चुअल मीनिंग की। कुछ लोग योग को सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि योग एक अनुशासन है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को मन से, मन को आत्मा से व आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। अगर डायरेक्ट कहूँ तो योग से हम खुद को गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। योग एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ एवं खुश रखने का प्रयास करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के साथ सांसों पर नियंत्रण करना ही योग है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे योगा से होने वाले फायदों की। योग की मदद से हम अपने मन को जागरूक बनाकर उस पर नियंत्रण रखना सीख सकते हैं। सांसों पर नियंत्रण के साथ योगासनों का अभ्यास करने से शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करने में मदद मिलती है। योग आलस्य को कम कर शरीर को स्वस्थ व ऊर्जावान बनाता है। योगासनों का अभ्यास करने से शरीर में ताज़ा रक्त का संचार होता है, जिससे शरीर अंदर से साफ हो जाता है और विषैली पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है। फ्रेंड्स, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें खुद को स्वस्थ रखने के साथ खुश रखना भी ज़रूरी है। हैप्पी हैं तो फिट हैं तो हैप्पी हैं। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो योग करना तो जानते हैं, पर योग के इतिहास के बारे में नहीं जानते। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ योगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि योग की उत्पत्ति व विकास कैसे हुआ, और फिर हम बात करेंगे योग के वर्तमान स्वरूप की। योग का आरंभ 5000 वर्ष पूर्व सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू हो गया था। सिंधु संस्कृति की खोज के बाद ही योग की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। पुरातात्विक खोज में मिली मोहरों पर उकेरी गई योगी जैसी आकृति भी मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस काल में योग का अस्तित्व था। यहाँ तक कि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी योग शब्द का उल्लेख है, एवं ये भी माना जाता है कि वैदिक काल में सूर्य को बहुत ज्यादा महत्व दिए जाने के कारण सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति हुई। उपनिषद भी विभिन्न योग क्रियाएं जैसे प्राणायाम एवं ध्यान के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ योगा। भगवत गीता में अर्जुन का मार्गदर्शन करते समय श्री कृष्ण ने योग के 3 भागों की व्याख्या की: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हम इन 3 भागों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र को योग का मूल ग्रंथ माना गया है। इन सूत्रों में अष्टांग योग को एक्सप्लेन किया गया है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांग मार्ग भी योग व ध्यान का समावेश करते हैं। भगवान महावीर की 5 प्रतिज्ञाओं का सिद्धांत भी एक तरह से योग का ही पार्ट है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि योग का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो भाषण के दौरान संपूर्ण विश्व को भारतीय योग परंपरा से अवगत कराया। दुनिया ने योग के महत्व को केवल समझा ही नहीं बल्कि अपनाया भी।
परमहंस योगानंद ने भारतीय योग का झंडा यूरोप में ऊंचा किया और 32 साल का लंबा वक्त उन्होंने अमेरिका में बिताकर मेडिटेशन और योग का प्रचार प्रसार किया। 21वीं सदी में स्वामी रामदेव, श्री रविशंकर जी और सद्गुरु ने पूरे भारत और पूरे विश्व में योग की महत्वता को बताया और लोगों में योग व मेडिटेशन के प्रति अवेयरनेस फैलाई। तो फ्रेंड्स, ये तो थी योग के विकास की बात और अब हम बात करेंगे योग के वर्तमान स्वरूप की। विश्व ने अपनी संस्कृति और समाज के अनुसार योग के भिन्न भिन्न रूपों को अपना लिया है, पर हम सबका उद्देश्य केवल एक ही है, हैप्पीनेस और फिटनेस। आजकल योग का महत्व इतना बढ़ गया है कि योग को स्कूल्स एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी ऐड किया जा रहा है। आजकल इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों ने स्वस्थ एवं खुश रहने के लिए योग को जीवन जीने का तरीका बना लिया है। फ्रेंड्स, लास्ट में इतना ही कहूँगी, हैप्पी हैं तो फिट हैं तो हैप्पी हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। जब अर्जुन रणभूमि में अपनों से युद्ध को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके विचलित व चंचल मन को शांत करने का एक रास्ता बताते हैं और वो रास्ता है योग। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार योगा की व्याख्या की है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग की कुछ परिभाषाएं बताई हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य की शंकाओं को दूर कर उनका मार्गदर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्व योग उच्यते, अर्थात हमें खुद को हर परिस्थिति में एक समान रखना चाहिए, चाहे सफलता हो या असफलता, लाभ हो या हानि, आनंद हो या दुख। जीवन में हमेशा सकारात्मक परिस्थिति होना जरूरी नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सकारात्मक होना जरूरी है। गीता के अनुसार योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता मतलब हम जो भी काम करें उन्हें पूरी ईमानदारी एवं दृढ़ निश्चय के साथ करें और कभी भी कर्म करते समय किसी भी प्रकार के फल की इच्छा ना करें। गीता में यह भी कहा गया है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, अर्थात हमें अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर किसी भी प्रकार के दुख का आभास ना होना और दुख की परिस्थिति में भी साधारण व्यवहार करना ही योग है। अब हम बात करते हैं कर्मयोग की। इंसान का जीवन कर्म प्रधान जीवन है, इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, अर्थात हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक कार्य में गुण भी होता है और दोष भी, पर फिर भी हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा होगा और बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा होगा। अगर किसी भी कार्य को बिना फल की इच्छा के ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तो उसे कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है। वह कभी भी कुछ पाने की इच्छा से कार्य नहीं करता और इसे ही निष्काम कर्मयोग कहते हैं। भारत में बहुत से कर्मयोगी हैं जिन्होंने निष्काम भाव से कार्य किया, जैसे अर्जुन, महात्मा गांधी, विवेकानंद और सरदार पटेल। हम बात करेंगे भक्ति योग की। भक्ति योग से आशय है कि सभी रूपों, सभी नामों एवं सभी अवस्थाओं में भगवान की भक्ति करना एवं उसमें अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना। भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करना अर्थात कुछ मांगने की इच्छा न रखकर प्यार व समर्पण से भक्ति करना ही भक्ति योग है। भक्ति योग में मनुष्य प्रार्थना, पूजा, कीर्तन एवं ध्यान आदि के द्वारा स्वयं को भगवान के आगे समर्पित कर देता है। भगवान का भजन गाना भक्ति योग का महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति योग के द्वारा हम अपने मन में छुपी बुराइयों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि का त्याग कर शांति एवं खुशी एवं सुख का एहसास करते हैं। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास कुछ महत्वपूर्ण भक्ति योगियों के उदाहरण हैं। और अब हम बात करेंगे ज्ञान योग की। जब हम खुद को खुद से जानने की कोशिश करते हैं और खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे आत्मज्ञान कहते हैं। जब हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से जान लें और पहचान लें और हम अपने आसपास होने वाली किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, उसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योगी व्यक्ति सिर्फ आत्मज्ञान को सत्य मानते हैं और वे आत्मज्ञान की राह पर ही चलना पसंद करते हैं। ज्ञान योग को मनन एवं ध्यान की तकनीक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग सबसे कठिन मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति व विवेक की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध, महावीर और विवेकानंद ने इस ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान योगी बने।
फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता, पर आज हम बात करेंगे उनके यौगिक जीवन की और उनके योग के प्रचार प्रसार में किस प्रकार भूमिका रही। तो आइए पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था। विवेकानंद जी बचपन से ही आध्यात्मिक, धार्मिक एवं कर्म प्रधान प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही ईश्वर को जानने की इच्छा ने उनको श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलाया और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। विवेकानंद जी अपने गुरु के मार्गदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने योग और अध्यात्म को इस प्रकार अपना लिया कि 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास को अपनाया और योग से संपूर्ण दुनिया को अवगत कराया। तो अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार योग को समझाया। उनके अनुसार योग के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्ति पाई जा सकती है और सकारात्मकता को ग्रहण किया जा सकता है। स्वामी जी ने योग को विज्ञान से जोड़ते हुए बताया कि जिस प्रकार हम विज्ञान में प्रयोग करते हैं एवं आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही योग में हम अपने अंदर के ज्ञान को माइंड के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। उनके द्वारा योग के 4 प्रकार बताए गए हैं: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग। स्वामी जी के अनुसार इन चारों योगों के सामंजस्य से जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं पूरा संसार 2 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश और प्राण। प्राण का मतलब है शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। जो व्यक्ति प्राणायाम की शक्ति प्राप्त कर लेता है उसके लिए मोक्ष का मार्ग पाना सरल हो जाता है। कर्म योग के लिए ज्ञान योग और राजयोग की आवश्यकता होती है। स्वामी जी के अनुसार कर्म योग का अर्थ है जरूरतमंद की सेवा करना। भक्ति योग में स्वामी जी ने कहा है कि ये महर्षि नारद के भक्ति सूत्र की तरह है और भक्ति प्रेम का महत्वपूर्ण स्वरूप है। इन सभी योगों में स्वामी जी ने राजयोग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें सभी योगों का समावेश है। जिस तरह राज का अर्थ है सम्राट, जो कि हमेशा स्वाधीन होकर आत्मविश्वास एवं महानता के साथ काम करता है, उसी प्रकार राजयोगी भी किसी के पराधीन ना होकर स्वाधीनता से और निर्भय होकर कार्य करता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक किसी बात को स्वयं प्रत्यक्ष ना करें तब तक उस पर विश्वास ना करें, यही राजयोग है। स्वामी जी के अनुसार राजयोग का मतलब पतंजलि के योग सूत्र हैं, जिनमें अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। विवेकानंद के अनुसार समाधि ही अष्टांग योग का फल है, जो जीवन का लक्ष्य है। राजयोग के द्वारा ही हम जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि स्वामी जी ने किस तरह से योग का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। स्वामी जी ने पाया कि भारत की आध्यात्मिकता की चेतना जगाने का बेस्ट तरीका योग ही है। स्वामी जी ने योग के साइंटिफिक स्वरूप पर जोर दिया। स्वामी जी ने भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की मानवता का समावेश कर योग के मॉडर्न रूप को दुनिया के सामने बताया। स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम के बीच पुल बनाने का कार्य किया। स्वामी जी ने 1893 में अपने शिकागो भाषण के दौरान पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और योग के महत्व के बारे में बताया। भारत में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ है। तो अष्टांग योग सबने सुना होगा, पर अष्टांग योग के इन 8 अंगों को कम लोग ही जानते हैं। अष्टांग योग केवल योगियों के लिए नहीं, बल्कि जो व्यक्ति जीवन में खुशी एवं स्वस्थ रहना चाहता है उसके लिए भी है। अष्टांग योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जीवन में ज्ञान के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं और खुश एवं स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पतंजलि के योग सूत्र अष्टांग योग की। अष्टांग योग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने योग के 8 भागों का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले अंग की। पहला अंग है यम। यम का मतलब है संस्कार, संयम और सामाजिक अनुशासन। यम के द्वारा हम अपने सामाजिक व्यवहार को व्यक्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 प्रकार बताए हैं। अहिंसा मतलब हमें सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्राणी या किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य मतलब सच्चाई, हमें किसी भी प्राणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए।
अयस्ते, अयस्ते मतलब चोरी ना करना। हमें किसी भी प्राणी के हक को नहीं चुराना चाहिए और छीनना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के समान जीवन जीना, मतलब मन इंद्रियों पर संयम और नियंत्रण रखना। अपरिग्रह मतलब इकट्ठा ना करना। हमें आवश्यकता से अधिक किसी भी प्रकार की वस्तु को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यम का पालन सिर्फ एक योगी व्यक्ति को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। अष्टांग योग का सेकंड अंग है नियम। नियम मतलब अनुशासन, पंक्चुअलिटी, मतलब हमें अपना व्यवहार किस प्रकार रखना चाहिए। नियम का पालन करने से हम अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हैं। नियम 5 प्रकार के हैं। शौच मतलब शुद्धता। शुद्धता भी 2 प्रकार की होती है, बाहर की और अंदर की। बाहर की शुद्धता में बाहर का वातावरण, हमारा शरीर, हमारा रहन सहन आता है। अंदर की शुद्धता में हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। संतोष मतलब संतुष्टि। हमें दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश सभी परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहना चाहिए, यही संतोष है। तप, तप मतलब तपस्या, स्ट्रगल, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना। स्वाध्याय मतलब जिस अध्ययन प्रक्रिया या जिन पुस्तकों को पढ़ने से स्वयं को जानने में सहायता मिले उसे स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान मतलब हमारे सभी कर्म और कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करना ही ईश्वर प्रणिधान है। योग का तीसरा अंग है आसन। आसन शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें स्थिरता और सुख का आभास हो। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य लाभ के लिए आसन उपयोगी है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण मतलब जीवनी शक्ति, आयाम मतलब खिंचाव या फैलाव। प्राण का विस्तार करना या उसे बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम सांस लेने की योग कला है। प्राणायाम के द्वारा फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है 5 इंद्रियों का ध्यान एक ही जगह पर खींचना, अर्थात शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध आदि की आसक्ति न होना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के प्रयास से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। अष्टांग योग का 6वां अंग है धारणा। धारणा का मतलब धारण करना। मन में जब किसी भी विषय को पूर्णतः धारण करने की योग्यता आ जाती है उसे धारणा कहते हैं। धारणा मतलब एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। धारणा ध्यान की नींव है। कंसंट्रेशन के लिए हमें मन की चंचलता को दूर करना होता है। जब ये चंचलता दूर हो जाती है और मन एकाग्र होने लगता है तो उस स्थिति को मेडिटेशन मतलब ध्यान कहते हैं। अष्टांग योग का 8वां व आखिरी अंग है समाधि। ध्यान की अवस्था में साधक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे आसपास का तो छोड़ो, खुद का भी ध्यान ना रहे, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि के लिए हमें पहले 7 अंगों का पालन करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, जब अष्टांग योग का अभ्यास डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ किया जाता है तो न केवल शरीर की बल्कि मन की भी अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, अष्टांग योग को हम सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज समझते थे, पर अष्टांग योग फिजिकल एक्सरसाइज ना होकर जीवन जीने की एक कला है जिसके अंदर न केवल आसन प्राणायाम ही आते हैं बल्कि बाकी सभी अंगों का भी उतना ही महत्व है। तो दोस्तों, अगर अष्टांग योग के बारे में आपको कुछ नया पता चला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे कि योग शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, वैसे तो योग करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी, जिससे हम योग को 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगातार कर पाएं और योग का पूरा फायदा ले पाएं। पर हमें कोशिश करनी है कि योग को 4 दीवारी के अंदर करने से अच्छा योग को बाहर खुले वातावरण में किया जाए। अगर हमारे आसपास पार्क या कोई गार्डन हो उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर की छत या बालकनी में भी कर सकते हैं। खुले स्थान पर योग करने से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और मन खुशनुमा रहता है। फ्रेंड्स, योग करने के लिए ज़रूरी है मैट। ज़रूरी नहीं कि वो योगा मैट ही हो जिसे आप मार्केट से स्पेशल खरीद कर लाओ। घर में कोई आसन, दरी पट्टी, चटाई या कोई गर्म शॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर फिर सवाल उठता है क्यों?
आखिर क्यों यूज़ करनी है हमें मैट? फ्रेंड्स, हम योग या प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट या एनर्जी जनरेट होती है। अगर हम मैट का यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ एनर्जी को सतह मतलब अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी और हमें इस एनर्जी का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें चटाई या मैट का यूज़ करना ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम कोई भी योगासन करते हैं तो हमारी कलाई एवं घुटने पर दबाव पड़ता है और योगा मैट के यूज़ से वो दबाव कम हो जाता है और हम आराम से योगासन कर पाते हैं। फ्रेंड्स, योगासन करते समय हमें ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। जब भी हम योगासन करते हैं तो हमें स्वेटिंग होना स्वाभाविक है, पर कभी भी पसीने को अपने हाथ से ना पहुँचें, बल्कि कोई रुमाल या कोई तौलिया अपने साथ रखें जिससे कोई भी कीटाणु या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि उससे हमारे फेस पर रैसेस या इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जब भी स्वेटिंग हो तो हमें पसीने को पोंछकर ही पानी पीना चाहिए, वो भी बस थोड़ा सा। योगासन करते समय ज़्यादा पानी ना पिएं और पानी कभी भी खड़े होकर ना पिएं। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो योग हमें सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हल्का फील करे और योगासन करने में आसानी हो और हम योग का पूरा फायदा ले सकें। फ्रेंड्स, कोशिश करनी है कि हमें योग हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। अगर शाम के समय योग करना भी है तो कम से कम 2 घंटे पहले कुछ ना खाया हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ छोटी मोटी बातें जिनका योग करते समय हमें ध्यान रखना है। योग तो हम कभी भी कहीं भी कैसे भी शुरू कर सकते हैं, परंतु अगर हमें योग का पूरा लाभ उठाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना हमारे लिए अच्छा होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ऑफ योगा और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन और योगा स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन स्थिति में बैठना लाभदायक हो सकता है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सुखासन की। सुखासन, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस आसन में हम सबसे ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे आलती पालती मारकर बैठना भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सरल है क्योंकि हम हमेशा ही इस आसन का यूज़ करते हैं। इस आसन को किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। सुखासन में बैठकर योग करने से शरीर का संतुलन सुधरता है और थकान, स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं सिद्धासन की। फ्रेंड्स, ये आसन भी सुखासन की तरह ही है, बस इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। इसमें हमें अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है और ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठ जाना है। सिद्धासन को मेडिटेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। इस आसन को करने से सभी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और माइंड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं पद्मासन की। पद्मासन मतलब कमल के समान स्थिति। फ्रेंड्स, ये आसन थोड़ा सा टफ है, मतलब है तो ये भी सिद्धासन की तरह ही, पर इसमें हमें अपने पैर एक दूसरे पैर पर रखने होते हैं। मीन्स लेफ्ट पैर को राइट थाई पर और राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रखना होता है और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। इस आसन को हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आसन में बैठने से पाचन शक्ति बढ़ती है और जॉइंट्स मजबूत होते हैं और शरीर कमल के समान खिल जाता है, मतलब स्वस्थ हो जाता है। तो अब बात करते हैं वज्रासन की। इस आसन में बैठने के लिए अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठना है और पीछे से दोनों पंजों को आपस में मिलाना है, फिर दोनों हाथों को थाई पर रखना है। इस आसन में हमें खाने के बाद बैठना भी बहुत लाभदायक होता है। जिन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम होती है उन्हें खाने की तुरंत बाद इसी स्थिति में बैठना चाहिए। इस आसन को रोज करने से शरीर वज्र के समान स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कमर और घुटनों के रोग के लिए भी ये अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, वज्रासन को जब हम शुरू में करते हैं तो हमारे घुटने में दर्द होता है, तो इसे शुरू में किसी गद्दे पर या अपने घुटनों के नीचे तकिया लगाकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान और योग करने के लिए चारों आसन में से किसी भी आसन में बैठना सही है। बस हमें इन आसनों को सही तरीके से करना है और धीरे धीरे बैठना शुरू करना है। पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, इस तरह से हम अपना स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम योग का पूर्णतः लाभ ले पाएं। मोस्टली हम लोग योग करते समय सिद्धासन और वज्रासन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करेंगे, जिससे हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। नाड़ियों में जमा इम्प्योरिटीज को इस प्राणायाम के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम को ज्यादातर लोग करते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसका मतलब भी नहीं जानते और इस प्राणायाम को करने में कुछ ना कुछ गलती भी करते हैं। अनुलोम का अर्थ है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। सरल भाषा में कहें तो अल्टरनेट। हमें अपनी सांस को एक नॉस्ट्रल से खींचना है तो दूसरे से छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, इस प्राणायाम को सही प्रकार से कैसे करते हैं? हमें मैट पर या किसी आसन पर सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाना है। अपनी बैक, नेक स्ट्रेट रखनी है। हमारी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अपनी आईज को क्लोज करके लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पर रखें। फिर राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। सांस लेने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपनी फिंगर से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही दोबारा इनहेल करना है और इस तरह से इस प्रक्रिया को रिपीट करना है। अगर हम हाथ की पोजीशन को इस तरह से रखने में कंफर्टेबल फील करें तो हम हाथ की पोजीशन इस तरह भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अब भी कंफ्यूज हो तो बस हमें एक बार किसी भी नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल इनहेल का ऑर्डर फॉलो करना है। शायद ये याद रखना इजी रहे, पर फ्रेंड्स, जितना समय हमने सांस लेने में लगाया है उतना समय में ही सांस को छोड़ना है। फ्रेंड्स, आप बस एक्सहेल और इनहेल का ऑर्डर याद रखना। धीरे धीरे आपको ये प्राणायाम भी इजी लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आखिर इस प्राणायाम को करने के क्या क्या फायदे हैं? जैसा कि हमने शुरू में बताया, इस प्राणायाम को करने से 72,000 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और फेफड़े की क्षमता में भी वृद्धि होती है। स्ट्रेस और टेंशन भी कंट्रोल होता है। मेंटल फिटनेस भी इंक्रीज होती है। ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है और ये प्राणायाम डायबिटीज के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। अस्थमा, सिर दर्द, माइग्रेन, पेट की प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। इस प्राणायाम को शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें। ज्यादा जल्दी या ज्यादा तेज करने का प्रयास ना करें। इस प्राणायाम को खाली पेट करें और शुरू में 2 से 3 मिनट और उसके बाद धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं। इस प्राणायाम को हार्ट ऑपरेशन वाले लोग ना करें या फिर डॉक्टर की सलाह से करें। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्राणायाम की बात करेंगे जिसे 15 मिनट भी करने से हमारे शरीर की 70% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। जैसा कि नाम से पता चलता है, कपाल मतलब फोरहेड, मस्तिष्क, और भाति मतलब उजाला, प्रकाश। कपालभाति प्राणायाम को करने से सिर्फ मस्तिष्क और चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर चमक आती है। फ्रेंड्स, इस प्राणायाम को करना बहुत सरल है। हमें सबसे पहले पद्मासन या सिद्धासन में ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठ जाना है और आईज को क्लोज रखना है और सांस बाहर की तरफ छोड़नी है, जिससे पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सांस लेना कब है और छोड़ना कब है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं एक सिंपल सी ट्रिक के साथ करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कैंडल लेते हैं और उसे अपने एक हाथ में पकड़कर चेहरे के सामने रखकर फूंक से बुझाने का प्रयास करते हैं। कैंडल ना भी लें तो हम हाथ के अंगूठे को एज अ कैंडल इमेजिन कर सकते हैं और उसे मुंह से बुझाने का प्रयास करते हैं। जब हम कैंडल को बुझाते हैं तो हम मुंह से गहरी सांस छोड़ते हैं और हमारा पेट अंदर जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम मुंह की जगह नाक से सांस छोड़ने का प्रयास करेंगे। अब हमें बिना कैंडल के ये प्रक्रिया करनी है। फ्रेंड्स, इस प्राणायाम में हमें सांस नाक से छोड़नी है और सांस छोड़ने पर ध्यान देना है, ना कि सांस लेने पर। शुरू में इसे 2 से 3 मिनट करें, फिर 5 मिनट और फिर 15 मिनट। फ्रेंड्स, आपको मेरा ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब बात करते हैं कपालभाति के फायदों के बारे में। कपालभाति प्राणायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और फेफड़ों का फंक्शन भी अच्छा होता है। इस प्राणायाम को करने से मेमोरी भी इंक्रीज होती है। इसके नियमित अभ्यास से स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें भी कपालभाति करना अच्छा होता है। बट फ्रेंड्स, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई ऑपरेशन हुआ है और कोई भी महिला प्रेग्नेंट है
तो उनको कपालभाति करने से पहले एक बार डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए। जब भी हम आईज क्लोज करके मेडिटेशन करते हैं तो हमें एकदम से बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। ऑफिस, घर, मार्केट, सब कुछ उसी पल में सोचने का मन करता है। और जब हम आईज ओपन रखते हैं तो जो सामने होता है वही दिखता है। इसलिए जब भी हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना हो तो त्राटक सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन स्टार्ट करने का। बिगनिंग में हमें किसी भी नॉर्मल पोज में बैठकर अपने सामने कैंडल जलाकर लाइट बंद करके बैठ जाना है। अगर दिन हो तो रूम को बंद करके बैठ जाना है। शुरू में बार बार में आईज ब्लिंक करेंगी, करने दो, आंसू भी आएंगे, आने दो, पर हमें कैंडल की फ्लेम की तरफ ही देखते हुए रहना है। जब भी आईज ज्यादा ब्लिंक करें तो कुछ देर के लिए आईज को बंद कर लो और फिर दोबारा से कैंडल की फ्लेम की तरफ देखो। हमें सिर्फ फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आसपास का सब कुछ ब्लर दिखने लगेगा, सिर्फ कैंडल की फ्लेम ही दिखेगी। त्राटक करते समय हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है। माइंड पर कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। हमें कंटिन्यूअसली फ्लेम की तरफ ही देखते रहना है। जैसे ही आईज पेन करने लगे, आईज क्लोज कर लो और थोड़ी देर बाद फिर करो। शुरू में ज्यादा देर नहीं करना है। अगर सिर में दर्द होने लगे तो वहीं की वहीं स्टॉप कर देना है। त्राटक ना ही सिर्फ मेंटल फिटनेस के लिए बेस्ट है, बल्कि आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस कम करता है और रिलैक्स फील कराता है। शुरू में बस 5 मिनट या उससे कम ही करना है और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है, पर 20 मिनट से ज़्यादा इसे ना करें। 15 से 20 मिनट त्राटक करना इनफ है। त्राटक को सुबह या शाम कभी भी किया जा सकता है। यहाँ मैंने लाइट ऑन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किया है, वरना इसे बिल्कुल अंधेरे में करना ही बेस्ट रहता है। त्राटक कंप्लीट करने के बाद हमें अपनी आईज को क्लोज करके शवासन में लेट जाना है। उठते टाइम भी आईज क्लोज रखनी है। फिर हाथों को रब करके अपनी आईज पर लगाना है। ऐसे 2 से 3 बार करना है। फिर धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करनी है। क्या हम सिर्फ योग और मेडिटेशन करने से फिजिकली और मेंटली हैप्पी और फिट हो पाएंगे? शायद नहीं। हमें इंटरनली फिट होने के लिए अपनी डाइट को भी सही तरह से लेना होगा। अगर हम बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन लेंगे तो हमारा मन योग में और मेडिटेशन में अच्छे से लगेगा। तो फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट क्या होती है? वो खाना जिसमें हमें सभी पोषक तत्व मीन्स सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स सही मात्रा में होने चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर सबको ऐड करना ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स पहुंच सकें। क्योंकि अगर हम खाना अच्छा और टाइम पर लेंगे तो हम सिर्फ योग और मेडिटेशन ही नहीं बल्कि हर काम अच्छे से कर पाएंगे। अब देखते हैं किस प्रकार के फूड्स हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, जो भी फूड हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं वो फूड खाना हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है, जैसे नारियल पानी, फ्रेश फ्रूट्स, सब्जी, ग्रेन्स, शुगरकेन etc। ये सब हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है। और जिन चीज़ों को हम
फैक्ट्री में बनाते हैं, जैसे मैदा, वाइट शुगर, रिफाइंड ऑयल, चिप्स वगैरह जो कि रिफाइन होते हैं। इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिफाइन किया हुआ खाना हमें बाहर से भी बीमार करता है और अंदर से भी। इसीलिए वही चीज़ खाना प्रेफर करना है जो रिफाइन ना की गई हो। बैलेंस डाइट से हमें फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन संतुलित और नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से, अपनी एज के अकॉर्डिंग और दिन व रात देखते हुए भोजन करना चाहिए। हम जिस प्रकार का खाना खाएंगे, हमारा मन और हमारा शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। आयुर्वेद के अनुसार रसोई में रखे हुए मसाले और खाद्य सामग्री बहुत से औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जिनका सेवन अगर हम तरीके से करें तो वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचा सकती है। हमारे पूर्वज रसोई घर को प्राथमिक चिकित्सालय भी कहते थे, लेकिन आजकल हम लोगों ने टेस्ट को बढ़ाने के चक्कर में उल्टा सीधा ज्यादा मिर्च मसाले का खाना शुरू कर दिया है। इसीलिए आयुर्वेद में आहार को 3 टाइप से डिस्क्राइब किया गया है: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार ही सबसे बेस्ट फूड होता है। सात्विक आहार के अंदर फ्रेश कुक्ड फूड, रसीला, इजीली डाइजेस्ट होने वाला, सिंपल और टेस्टी होता है। ये हमारे मन को हमेशा शांत रखता है और हमारा शरीर हल्का बना रहता है। हमारी बॉडी में एक्टिवनेस रहती है। शायद हम सभी लोगों ने इस चीज़ को फील भी किया हुआ है जब भी हम सादा भोजन करते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, तो हमारी बॉडी बहुत हल्का फील करती है और बॉडी में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहता है। और जब भी हम तले भुने पकवान खाते हैं तो उस समय तो अच्छा लगता है, पर उसके बाद पूरा दिन ब्लोटिंग होती रहती है। उसी को कहते हैं राजसिक आहार। आयुर्वेद के अनुसार राजसिक आहार मतलब जिसमें हर चीज एक्सट्रीम हो। नमक मिर्च ज़्यादा, तेल घी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कड़वा या बहुत ज़्यादा मीठा, जो कि हमारी इंद्रियों को उत्तेजना देता है। ऐसा खाना बस वही लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं जो बहुत फिजिकल वर्क करते हों, जैसे सैनिक, खिलाड़ी, राजनेता एक्सेट्रा। राजसिक आहार के अंदर बहुत गरम, तेज मसाले वाले लहसुन, प्याज, तला हुआ खाना आता है, जिससे हमारा मन हमेशा टेंशन में बना रहता है और नेगेटिव थिंकिंग बनी रहती है। कभी कभी राजसिक भोजन करना ठीक है, पर रोज रोज करना ये हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं तीसरे आहार की, तामसिक भोजन, जिसके अंदर बासी भोजन जैसे मैदा, बर्गर, पेस्ट्री, मांस, तंबाकू, शराब एक्सेट्रा आते हैं। तमस हमारे जीवन में दिक्कत पैदा करता है, धीरे धीरे हेल्थ को खराब करता है। तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति मूडी और चिड़चिड़े होते हैं। उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। उनका शरीर बुढ़ापे से पहले ही खराब होने लगता है। फ्रेंड्स, ये थी 3 टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, हम पूरी तरह से तो सात्विक आहार फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।